So welcome dear students. Today we are going to see the sensitivity analysis. अब ये sensitivity analysis है क्या चीज़, कहाँ से लाते हैं, क्या नहीं, तो इसको हम डील करने के लिए छोटी सी कंसेप्ट याद में रखेंगे और वो ये है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा सोल्यूशन अफेक्ट हो सकता है। समझे? ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसे जिसकी वजह से मेरा सोल्यूशन अफेक्ट हो सकता है। ये चीज़ का एनालिसिस करना मतलब ही सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस के कितने पार्ट हो सकते हैं? अगर इफ वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल, तो हम उसको आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर मैं मेरे प्रॉब्लम को देखूँ, ज़रा नीचे देखो, इसी को देखो, विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, नो सी दिस मैक्सिमाइज प्रॉब्लम। मैं यहीं से वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ये प्रॉब्लम का आंसर चेंज कब होगा? ये प्रॉब्लम का आंसर चेंज होगा या तो ये बदले, 6 बदले तो आंसर चेंज होगा, यानी चेंज इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 60-40 बदले तो भी आंसर चेंज होगा, चेंजेस इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट। समझे? फिर एक कंस्ट्रेंट तीसरा ऐड हो गया तो भी आंसर चेंज होगा। कंस्ट्रेंट तीसरा मतलब 4x1 + 4x2 ≤ 40, ऐसा कोई एक ऐड हो गया तो आंसर चेंज होगा। नहीं तो यहाँ पर एक वेरिएबल और ऐड हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमारा प्रॉब्लम डिफेंड होगा, यानी हमारा प्रॉब्लम चेंज हो सकता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड? उसमें भी चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है, उसमें हमें प्रॉब्लम फिर से पूरा क्या करना पड़ेगा? नया सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंट केस। तो वो सेपरेटली हम प्रॉब्लम ही नया सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से सुनो कि अगर पहला प्रॉब्लम यानी पहला चेंजेस इन द RHS, राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, वो अगर चेंज हुआ तो क्या होगा? तो उस केस के लिए बच्चों, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सैम्पल प्रॉब्लम, ठीक है, by simplex method, regular simplex method, and we will check the each and every case independently. Understood? Separately we are going to see. So the sample problem is maximize z = 6x1 + 8x2 subject to constraint 5x1 + 10x2 ≤ 40, 4x1 + 4x2 ≤ 40, x1, x2 > 0. Solution: the given problem दिया हुआ है। अब उस गिवन प्रॉब्लम में हमने कंस्ट्रेंट भी देख लिया पूरा, और वो प्रॉब्लम में फिर हमने क्या ऐड कर दिया? और स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने के बाद मेरा प्रॉब्लम ये हो गया। फिर बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, यू नो दैट x1 x2 = 0, तो बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मेरा 60 40, s1 = 60, s2 = 40। कंसिडर s1 = 60, s2 = 40 एंड पुट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द सिंपलेक्स टेबल। अब इसको पूरे को सिंपलेक्स टेबल में डाल दिए। यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द सिंपलेक्स टेबल। सो बेसिस CV, सॉल्यूशन x1 x2 s1 s2 थीटा, ठीक है। CJ वैल्यूज पुटअप करने के बाद पहला सिंपलेक्स टेबल का आउटपुट मिला -8 -6 -8 0 0। सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव ZJ - CJ एंड कंसिडर इट एज ए एंटरिंग वेक्टर। वो एंटरिंग वेक्टर हो गया तो फिर इमीडिएटली ये एंटरिंग वेक्टर हो गया, तो अब थीटा = सॉल्यूशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एंटरिंग वेक्टर। तो 60 डिवाइडेड बाय 40 6, 40 डिवाइडेड बाय 4 10। सिलेक्ट द मिनिमम पॉजिटिव 6 एज आउटगोइंग वेक्टर, यानी अब बाहर निकल रहा है S1, अंदर आ रहा है x2, 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन, x1 और x2 का इंटरसेक्शन कॉल्ड एज पिवोट एलिमेंट। इतना क्लियर हुआ? कॉल्ड एज पिवोट एलिमेंट। अब ये टेबल मेरा इधर हो गया। इमीडिएटली वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द न्यू टेबल, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ ना मेरा अभी। इज इट क्लियर? मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हुई बात।
नहीं सिंस ऑल zj माइनस cj आर नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वी हैव टू परफॉर्म फॉर द नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, नया सिंप्लेक्स टेबल निकालना पड़ेगा। पिवोट एलिमेंट है तो पूरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 6, 5 by 10, 10 by 10, 1 by 10, 0 by 10, 6, 1 by 2, 1, 1 by 10, 0, डन। अब यहाँ पर 1 हो गया तो यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। आपको रूट पता है, ये R1 कंसिडर करो, ये R2 कंसिडर करो, तो R2 की वैल्यू लाइए है तो R2 इक्वल टू 4 इंटू R, R2 इक्वल टू R2 माइनस 4 इंटू R1। ये सब कैलकुलेट करने के बाद मुझे नया टेबल क्या मिला, ये तो ऊपर का बता दिया मैंने। करस्पॉन्डिंग कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी, वो कॉस्ट चेंज कर दी। 16 yes to as it is 16 2 0 minus 2 by 5 1 by 1। अब फिर से कैलकुलेट करो zj, आपको बहुत अच्छे से पता है cb इंटू x1 0 इंटू 2 यानी 8 इंटू 1 by 2 0 इंटू 2। क्लियर कट है, 0 वाला तो पूरा 0 करेगा। सो 8 इंटू 1 by 2 4, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 by 10 4 by 5, 8 इंटू 0 0, सब्ट्रैक्शन लोगे zj माइनस cj, माइनस 2 0 4 by 5 0। ये हो गया एंटरिंग वेक्टर, ये एंटरिंग वेक्टर मिल गया। तो अब सॉल्यूशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एंटरिंग वेक्टर, 6 by 1 by 2 12, 16 by 2 8, 8 मिनिमम पॉजिटिव आउटगोइंग वेक्टर, दोनों का इंटरसेक्शन पिवोट एलिमेंट, यानी ये हो गया पिवोट एलिमेंट, zj माइनस cj हो गया, ये पिवोट एलिमेंट हो गया। अब मुझे क्या पता चला कि बाहर निकल रहा है s2, अंदर आ रहा है x1, अंडरस्टूड। अब मैंने x2 और x1 पुटअप कर दिए, उसकी करस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी पुटअप कर दी। वैल्यूज कैलकुलेशन करने के बाद आए 2 0 1 1 by 5 माइनस 1 by 4, 8 1 0 माइनस 1 by 5 1 by 2। अब इतना सब क्लियर होने के बाद अब जब मैं zj माइनस cj कैलकुलेट करूंगा तो वो पूरे पॉजिटिव आ गए। तब मैं क्या कहूँगा, सिंस ऑल zj माइनस cj आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 द करंट बेसिस इज ऑप्टिमम। व्हाट इज द करंट बेसिस, x1 इक्वल टू 8, चेक कर लो, x1 equal to 8, x2 equal to 2. So x1 equal to 8, x2 equal to 2. Put the value in the z equal to 64। यानी अब ये मेरा आंसर है 64। अब मैं ये चेक करूंगा कि अगर मैं राइट हैंड साइड के प्रॉब्लम्स को, कंस्ट्रेंट्स को मैं चेंज करूं तो क्या हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, अगर राइट हैंड साइड के कंस्ट्रेंट्स में चेंज कर रहा हूँ, बच्चों ध्यान से देखना होगा, इसका मतलब क्या, कहने का मतलब राइट हैंड साइड के कंस्ट्रेंट चेंज करना, इसका मतलब ये है कि ये 60 एंड 40 में चेंज करने वाला हूँ, तब इस प्रॉब्लम पर क्या असर पड़ेगा। सो ध्यान से देखना, चेंज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट, द फार्मूला इज गिवन बाय बेसिस वेरिएबल और इन द ऑप्टिमम टेबल, जो भी दिया होगा, ठीक है। बेसिस वेरिएबल इन द ऑप्टिमम टेबल, बेसिस वेरिएबल कौन से, ऑप्टिमम टेबल में, वो पहले कंसिडर करो। टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट कॉलम इन द ऑप्टिमम टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस वेरिएबल इन द इनिशियल टेबल, यानी क्या कह रहे हैं वो, टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट कॉलम, ठीक है, इन द ऑप्टिमम टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस वेरिएबल्स इन द इनिशियल टेबल, उनको आइडेंटिफाई करो। ये भी चीज़ मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, इसको भी मैं क्लियर कट समझा दूंगा आपको, ठीक, विदाउट प्रॉब्लम। तो जरा ध्यान से देखोगे उसको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, फिर न्यू RHS कंस्ट्रेंट्स। अब ये न्यू RHS कंस्ट्रेंट मतलब जिसके लिए आपने ये सब पूरा किया है वो न्यू RHS कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब ये क्या है, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो बेसिस वेरिएबल है, टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट्स है, इसका मतलब क्या, मैं ये सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर हटा रहा हूँ बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, ये है पहला कॉलम, जो वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट्स इन द ऑप्टिमम टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस वेरिएबल
इन द इनिशियल टेबल, उनका कहने का मतलब है ये S1 एंड S2 1 2 3 4 न्यू RHS कंस्टेंट जो भी वो देंगे वो, अंडरस्टूड, जो भी वो देंगे वो। अब नीचे देखो, इफ द आंसर इज पॉजिटिव, इफ द आंसर इज पॉजिटिव देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड नथिंग गोइंग टू गेट चेंज। यानी इसका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो ये है वो टेस्ट, लिटमस टेस्ट। ये अगर पॉजिटिव आया RHS तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर अनफॉर्चुनेटली निगेटिव आया तो हमें फिर से नया प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी बात याद रखो। अगर पॉजिटिव आया तो करने की जरूरत नहीं, अगर निगेटिव आया अनफॉर्चुनेटली तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात याद रखना। तो इसके प्रॉब्लम कैसे आएंगे, इसके प्रॉब्लम आपको पूरी सॉल्यूशन के पूरी तैयारी के साथ आएंगे, ठीक है। अब जरा देखो, मैं एक प्रॉब्लम इसका कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कंसीडर द फॉलोइंग LPP, ये LPP दिया हुआ है। द सॉल्यूशन ऑफ द LPP इज गिवन बाय, तो ये बच्चों कौन सा टेबल है, ये वो लास्ट सिंपलेक्स टेबल है जो हमें मिला था, जिसके बाद हमने सॉल्यूशन वाइंड अप किया था। मैं डायरेक्टली भी ये प्रॉब्लम आपको ऐसा दे सकता था, लेकिन वो कंफ्यूजन कैसा हो जाता है कि हमने ये तो सॉल्व भी नहीं किया, तो सर ऐसा कैसे बोल रही है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया, पहला प्रॉब्लम को फिर से क्या कर दिया, आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखना, ये सॉल्व करने के बाद अब मेरे सामने क्या आउटपुट है, if the RHS constant of the constraint 1 and 2 are changed from 60-40 to 40-20, यानी बच्चों वो क्या कह रहा है, 60-40 को 40-20 कर दो तो ये चेंज होगा क्या, तो आंसर चेंज होगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट, if the RHS constants of the constraint 1 and 2 are changed from 60-40 to 20-40, 20-40 कर दिया तो क्या होगा, दोनों केसेस चेक करो और अगर ऑप्टिमैलिटी अफेक्ट होती है तो फिर नया सॉल्यूशन दे दो, करेक्ट सॉल्यूशन दे दो, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम लिखा सबसे पहले, प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम लिखने के बाद फिर उसके लास्ट सिंपलेक्स टेबल। अब RHS कॉन्स्टेंट्स, अब जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा इसको प्रीवियसली ले लूँ, अब मैं ये चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा। फार्मूला लिखा ही है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे करेंगे वो क्लियर, तो ध्यान से देखना ये क्या है। नए RHS कंस्ट्रेंट्स क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम 60-40 टू 40-20, डन। सो द न्यू सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर 40 and 20। अब 40 and 20 होने के बाद द फार्मूला इज गिवन बाय, क्या है फार्मूला, फार्मूला है बेसिक वेरिएबल इन द ऑप्टिमम टेबल, x1 x2 x2 x1 x2 x1 पर्टिकुलरली x2 एंड x1, ऑर्डर चेंज नहीं। टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट कॉलम इन द ऑप्टिमम टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिस वेरिएबल, वो हो गए 1/5 -1/4 -1/5 1/2, 1/5 -1/4 -1/5 1/2। नए RHS के कंस्टेंट क्या दिए हुए हैं, 40 and 20, 40 and 20 बच्चों लिख दिया, वो लिख दिया। तो अब x2 and x1 की वैल्यू आई 3 and 2। Once it is 3 and 2, both of the things are positive, so nothing is going to get changed. Directly substitute these values and see whether your answer is correct or wrong. So your answer is 2 into 3, 2 and 3. So putting the value of 2 and 3, the Z max is 36. So that means since it is positive, the optimality is not going to get affected. Once it is not going to get affected, we are not going to solve the problem hence anymore. Is it clear? अब दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है आपको, दूसरा है अब नए कंस्ट्रेंट क्या मिले, नए कंस्ट्रेंट है 20-40, जैसे पहले 40-20 थे, अब नए 20-40, फिर से उसकी वैल्यूज में पुटअप किए, आंसर मिला -6 and 16। Once -6 and 16 मिला, the optimality is going to get affected, यानी ये जो 2 and 8 है वो हमें अब करंट सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, ये x2 and x1 भी नहीं मिलेगा, चेंज हो सकता है।
अगर वो चेंज हो सकता है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। सो सी केयरफुली। अब यहाँ पर एक चीज़ रहेगी बच्चों, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ भी मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी वो रह गया था। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे, सिर्फ बता दूंगा मैं। जस्ट 6 8 0 0, यहाँ पर भी 6 8 0 0, ये भूल गया था। ठीक है, चलो अब इतना क्लियर हो गया। तो ऑप्टिमैलिटी गेट्स अफेक्टेड कह दिया। अब वंस ऑप्टिमैलिटी गेट्स अफेक्टेड, अब हमें इसका नया ढूंढना पड़ेगा कुछ न कुछ। तो अब जरा ध्यान से देखना, वैल्यूज पुटअप जो मैं कर दी है मैंने वैल्यूज पुटअप, तो वो वैल्यूज क्या मिले, देखो वैल्यूज मिले -6 एंड 16। तो जब -6 एंड 16 के साथ मैंने पूरा टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट के साथ पूरा जमावड़ा लिख दिया। पूरा जमावड़ा मतलब क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या दिया था बच्चों, देखो जरा सा, ओरिजिनल सॉल्यूशन यही था। ओरिजिनल सॉल्यूशन में यहाँ पर 2 and 8 था, मैंने -6 and 16 लिखा जो इसका आंसर आया। बाकी सब चीजें एज इट इज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे क्या पता चला, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता चला कि यहाँ पर -6 आया है। अब ये -6 अगर आया है तो मुझे इसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। -6 का सॉल्यूशन कैसे लूँ, तो बच्चों जो रेगुलर मेथड मेरे पास अवेलेबल है उससे तो मैं इसका सॉल्यूशन ले नहीं सकता। रेगुलर मेथड मतलब कौन सी रेगुलर मेथड, रेगुलर मेथड का कहने का मतलब नॉर्मल मेथड, सिंपलेक्स मेथड। तो फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों, जब सॉल्यूशन एलिमेंट माइनस आए तब मैं कौन सी सिंपलेक्स मेथड यूज करता हूँ, तब मैं यूज करता हूँ ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड। तो अब याद रखो, जब भी सॉल्यूशन एलिमेंट माइनस आ जाए तब हम इसको ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या कहती है ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड। अब ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड आपके लिए देखो क्या कर दिया मैंने, फिर मैंने पूरा कैलकुलेशन ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड से किया। यानी कैसा, ZJ और ZJ माइनस CJ तक तो सब ठीक है। अब ZJ माइनस CJ मिल गया मुझे, ड्यूअल सिंपलेक्स मेथड मिल गई। तो अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, पहले मुझे आउटगोइंग वेक्टर आइडेंटिफाई करना है। वो आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है, जो मिनिमम होगा माइनस होगा वो, यानी ये है आउटगोइंग वेक्टर x2। x2 आउटगोइंग है तो एंटरिंग क्या होगा, एंटरिंग के लिए सबसे पहले मुझे ZJ माइनस CJ डिवाइडेड बाय वो आउटगोइंग वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ध्यान से देखना, 0/0 डैश, डन। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 1 0 डैश, क्लियर। अब देखो 2/5 और 1/5 का डिवीजन, 5 विल गेट कैंसर, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 1 और 1/4 का -1/4 का डिवीजन, -4 बचा। ये आ गया एंटरिंग वेक्टर और इमीडिएटली, जस्ट अ मिनट, ये हो गया आउटगोइंग वेक्टर। ये अंदर आ रहा है, x2 बाहर जा रहा है। अब देखो क्या हो जाएगा, अंदर आया x2, वहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब x2 बाहर निकल गया तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अब देखो x2 बाहर निकल गया, फिर रेगुलर सिंपलेक्स मेथड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 8 0 0 6 8 0 0। अब जरा देखो, जब मैंने वैल्यू पुट कर दी तो S2 यहां पर लिखा है, S2 करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 0, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मुझे पता है कैसा कैलकुलेट करना है, पिवोट एलिमेंट है, पूरे को पिवोट एलिमेंट से डिवाइड कर दो, पूरे को पिवोट एलिमेंट से डिवाइड कर दो, यानी -6 डिवाइडेड बाय -1/4 24, 0 1 डिवाइडेड बाय -1/4 -4, 1/5 डिवाइडेड बाय -1/4 -4/5 1। इतना क्लियर हुआ। तो उसके अनुसार इसको कैलकुलेट करो, आंसर मिला x1 4 1 2 1/5 4 मिला। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सोचने की जरूरत ही नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब सिंस ऑल सॉल्यूशन एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब x1 = 4, x2 है ही नहीं, तो x2 = 0, so z max = 24। दिस इज द कंसेप्ट।
तो अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो पहले ये चेक करेंगे कि ऑप्टिमैलिटी अफेक्ट होती है क्या। अगर ऑप्टिमैलिटी अफेक्ट होती है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं होती है, अंडरस्टूड, तो वही हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और वहीं पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अंडरस्टूड, दिस इज द केस। अब नेक्स्ट मेथड अगले लेक्चर में देखेंगे।